दोस्तों बैंकिंग सेक्टर के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा बातें हो रही हैं यस बैंक स्टॉक के बारे में, साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक के बारे में। क्या एज एन इन्वेस्टर हमें सिर्फ कंपनी के प्रॉफिट देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए या कुछ और फैक्टर्स होते हैं, कुछ और पैरामीटर्स होते हैं जिनको कि देखकर हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो डिटेल में बात करेंगे इन सब स्टॉक्स के बारे में और क्वार्टर रिजल्ट्स में क्या रहा ये डिस्कस करेंगे। तो वीडियो छोटी होने वाली मगर इन्फॉर्मेटिव होने वाली, तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो हम सबको पता है कि हमारे स्टॉक मार्केट में खासतौर पे निफ्टी 50 में मोस्ट ऑफ द वेटेज जो रखते हैं वो बैंकिंग सेक्टर एंड फाइनेंशियल सेगमेंट के स्टॉक्स रखते हैं। तो जब इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं तो कहीं ना कहीं से एक मूवमेंट देखने को मिलती है हमें ओवरऑल मार्केट में। अब मार्केट हो सकता है कि किन्हीं अन्य कारणों से करंटली मूव कर रहा हो, उसमें गिरावट देखने को मिल रही हो, बट मोर ओवर बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स कहीं ना कहीं से मार्केट को पुश करते हुए दिखाई देते हैं, या मार्केट में अगर गिरावट होती है तो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में भी हमें कहीं ना कहीं से गिरावट देखने को मिलती है। अब ऐसे में आईसीआईसीआई बैंक का जो लेटेस्ट क्वार्टर है, क्वार्टर वन FY27 के लिए, यहाँ पे आप देखिए तो जो इनका नेट इंटरेस्ट इनकम रहा है राइट, वो 12.71% के आसपास से ग्रो करता हुआ दिखाई दिया। अब जब भी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट, ये सब देखना होता है। साथ ही साथ हमें कुछ बैंकिंग रिलेटेड पैरामीटर्स देखने होते हैं, जैसे कि कासा रेशियो, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट का जो रेशियो होता है वो, नेट इंटरेस्ट इनकम यानी कि इंटरेस्ट द्वारा जो इनकम जनरेट करती हैं बैंक्स, उनका ओवरऑल क्या अकाउंटेबिलिटी रहा है, ये सब देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखें तो करीब 15.6% के आसपास से क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हम बात कर रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक की। प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट यहाँ पे करीब 16% के आसपास से ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हैं कि जो इनका ओवरऑल बुक वैल्यू है वो करीब करीब 493 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है। इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें बैलेंस शीट, तो कैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसा रेशियो जो है करीब करीब 40% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट्स का जो रेशियो है वो 40% के आसपास देखने को मिल रहा है, जिसमें कि करीब 4.7% के आसपास क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें ग्रोथ होते हुए देखने को मिली है। यहाँ पे ओवरऑल डोमेस्टिक लोन सेगमेंट की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर करीब करीब 97% के आसपास डोमेस्टिक बुक में ग्रोथ होते हुए देखने को मिली है। वहीं पे एनपीए रेशियो देखें तो नेट एनपीए रेशियो 1 से कम होता हुआ दिखाई दिया, 0.35% के आसपास हमें नेट एनपीए रेशियो देखने को मिल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स कहीं ना कहीं से एक तरह से पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। बट बैंकिंग सेगमेंट में क्या हो रहा है कि आज के दिन हमें एक गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए, जरूरी नहीं कि जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हो उसको ही मार्केट फॉलो करे। मार्केट लॉन्ग टर्म ट्रेंड फॉलो करता है कंपनियों के, ना कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रेंड्स, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो रिजल्ट्स आते हैं राइट, कहीं ना कहीं से प्राइस इन ऑलरेडी हो चुका है, होता है मार्केट में। तो इसलिए हमेशा हमें क्वार्टर रिजल्ट्स तो देखना ही चाहिए, साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है वो जरूर से जरूर देखना चाहिए। यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक आप देखिए तो आप देख सकते हैं करीब 17% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी है, 8% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 0.82% के आसपास डिविडेंड यील्ड है, डेट टू इक्विटी 5.55 के आसपास है। यहाँ पे पेट्रोस्की स्कोर 5 का है, सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों में 16% के आसपास है, एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो मात्र 18 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप देखिए तो जून 2023 में करीब 37,000 करोड़ का रेवेन्यू था, नेट प्रॉफिट करीब 11,000 करोड़ रुपए के आसपास था। अब यहाँ पे लेटेस्ट क्वार्टर अगर हम देखें, जो कि यहाँ पे रिसेंटली डाटा आया है उसका, तो 52,000 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो इनकी सेल्स है उस पे देखें तो करीब 16,276 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीसरे नंबर पे आती है इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट बैंक्स। यहाँ पे करीब करीब 54 मिलियन के आसपास कस्टमर्स हैं। एक्सिस बैंक का आपको ध्यान होगा तो जब सिटी बैंक भारत ने अपना बिजनेस क्लोज किया था तो सिटी बैंक के कस्टमर्स भी एक्सिस बैंक के पास गए थे। यहाँ पे मार्केट शेयर आप देखिए तो डिपॉजिट्स में करीब 5% का, एसेट्स में करीब 5.5% का, एंड एडवांसेस में करीब 5.7% के आसपास देखने को मिल रहा है।
आरओई देखें तो 15% के आसपास है। यहाँ पे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आप देखिए तो 17% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे एक्सिस बैंक के इंपॉर्टेंट जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स होते हैं उनके रिजल्ट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे एडवांसेस करीब करीब 19% के आसपास ग्रो होते हुए दिखाई दिए। साथ ही साथ ग्रॉस एनपीए देखें तो 29 बेसिस पॉइंट की उसमें गिरावट देखने को मिली एंड नेट एनपीए यहाँ पे 6 बेसिस पॉइंट की उसमें गिरावट देखने को मिली। नेट एनपीए करीब करीब 0.39% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करीब 8% के आसपास से ग्रो होता हुआ दिखाई दिया। नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पे आप देखें तो 3.46% के आसपास देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे एक्सिस बैंक के अगर हम फंडामेंटल्स पे ध्यान दें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 13%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मात्र 6%, डिविडेंड यील्ड 0.08% के आसपास है। यहाँ पे डेट टू इक्विटी 7.47 है। पेट्रोस्की स्कोर मात्र 3 का है। सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों में 13% के आसपास रही है एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो मात्र 14 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। ठीक, इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड देखें एक्सिस बैंक का तो जून 2023 में 26,000 करोड़ रुपए के आसपास रेवेन्यू हुआ करती थी। नेट प्रॉफिट करीब 6,000 करोड़ रुपए के आसपास था। जून 2025 में यहाँ पे देखें तो 32,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका सेल्स या रेवेन्यू था एंड 6,200 करोड़ रुपए के आसपास इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर ओवरऑल नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे ग्रोथ देखने को नहीं मिली है इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। लेटेस्ट क्वार्टर अगर हम देखें तो मात्र 35,000 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे सेल्स है एंड 7,670 करोड़ रुपए के आसपास हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर बैंक का। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पे HDFC बैंक लिमिटेड की तो HDFC बैंक लिमिटेड एक हाथी कंपनी है, राइट। हाथी कंपनी मतलब जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये जो HDFC बैंक लिमिटेड है यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए तो इनका जो नेट रेवेन्यू था, राइट, वो करीब करीब 463 बिलियन के आसपास था कंपेयर टू द 531 बिलियन लास्ट क्वार्टर के हिसाब से। तो इसमें भी हमें ग्रोथ होते हुए देखने को मिली है। नेट इंटरेस्ट इनकम की यहाँ पे बात करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम करीब करीब 6.7% के आसपास से ग्रोथ हुआ दिखाई दिया है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर करीब 5% के आसपास की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें देखने को मिल रही है, उसमें ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। बेसिकली कैसा डिपॉजिट्स की बात करें तो करीब 11% के आसपास के कैसा डिपॉजिट्स में हमें ग्रोथ देखने को मिली है इस पर्टिकुलर बैंक में। ऑल इन ऑल देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं से ग्रोथ देखने को मिल रही है। हर बैंक में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ग्रोथ हमें देखने को मिली है इन टर्म्स ऑफ चाहे कैसा रेशियो हो गया, चाहे नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो गया या ओवरऑल नेट इंटरेस्ट इनकम हो गया कि ये। बट आज के दिन कहीं ना कहीं से एक नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। तो जरूरी नहीं कि जो रिजल्ट्स आते हैं वही रिफ्लेक्ट होते हैं मार्केट में। हो सकता है कि रिजल्ट्स आने के पहले मार्केट कहीं ना कहीं से प्राइस इन हो चुका होता है। ये शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स कंपनी के ओवरऑल डिपेंड करते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसलिए हमें हमेशा लॉन्ग टर्म विजन लेके चलना चाहिए, लॉन्ग टर्म होराइजन लेके चलना चाहिए। और जो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जज करना चाहिए कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रोथ पाथ पे है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे HDFC बैंक लिमिटेड देखिए तो 14% के आसपास ROE है, 7% का ROC है, डिविडेंड यील्ड 1.68% के आसपास है, डेट टू इक्विटी 6 के आसपास है, पेट्रोस्की स्कोर 4 का है, सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों का 19% के आसपास है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो मात्र 15 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड इस पर्टिकुलर बैंक का तो रेवेन्यू आप देखिए HDFC बैंक का जून 2023 में 51,000 करोड़ रुपए के आसपास था, 12,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। जून 2025 में ये बढ़ के 87,000 करोड़ का रेवेन्यू हो गया एंड 17,000 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट हो गया। एंड ओवरऑल आप देखिए लेटेस्ट क्वार्टर का जो डाटा आया है, लेटेस्ट क्वार्टर के डाटा के हिसाब से 90,000 करोड़ का ओवरऑल यहाँ पे रेवेन्यू देखने को मिल रहा है एंड 20,000 करोड़ का यहाँ पे ओवरऑल नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर यहाँ पे देखें तो थोड़ा बहुत डिप देखने को मिल रहा है ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में। और आज देखें तो सबसे बड़ी गिरावट जो है कहीं ना कहीं से HDFC बैंक में देखने को मिली है मार्केट शुरू होते ही। ठीक, इसके साथ ही साथ अगर हम येस बैंक की बात करें तो येस बैंक यहाँ पे आप देखिए प्रॉफिट आफ्टर ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करीब 34% के आसपास इन्होंने रिकॉर्ड किया। नेट इंटरेस्ट मार्जिन करीब 2.7% के आसपास से यहाँ पे देखा गया है एंड साथ ही साथ डिपॉजिट्स ग्रोथ यहाँ पे करीब 14% के आसपास से ग्रोथ हुए दिखाई दिए ईयर ऑन ईयर। एडवांसेस ग्रोथ करीब 18% के आसपास से ग्रोथ हुए दिखाई दिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कैसा डिपॉजिट्स यहाँ पे देखें तो 14% के आसपास से ग्रोथ हुआ दिखाई दिया एंड नेट NPA रेशियो देखें तो 0.2% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ नेट इंटरेस्ट इनकम अगर आप देखें तो करीब 17% के आसपास ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड 5.5% के आसपास क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे ग्रोथ होते हुए देखने को
मिली है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ओवरऑल एसेट्स आप देखिए टोटल करीब 1-1.5% के आसपास क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनमें गिरावट देखने को मिली। एडवांसेस जैसा कि हमने देखा यहाँ पे 18% के आसपास से ग्रो होते हुए दिखाई दिए हैं। डिपॉजिट्स 14% के आसपास से, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिपॉजिट्स में गिरावट हुई है। यहाँ पे ओवरऑल नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.7% के आसपास से ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम करीब करीब 5.6% के आसपास से ग्रो होता हुआ दिखाई दिया है। कैसा रेशियो करीब करीब 32.7% के आसपास हमें देखने को मिला है। तो ऑल इन ऑल देखें तो ये जो डाटा है राइट, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कहीं ना कहीं से स्ट्रिंजेंट देखने को मिल रहा है, यानी कि इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि कुछ पैरामीटर्स हैं जिनमें कि थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम येस बैंक के फंडामेंटल्स पे ध्यान दें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी मात्र 7% के आसपास रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 6%, डिविडेंड नहीं दे रही है, दो कंपनी यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो चुकी है। डेट टू इक्विटी 7.32 है, पेट्रोस्की स्कोर 5 का है। सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों का मात्र 0.28% के आसपास रहा है। तो ये कंसर्निंग फैक्टर है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर किसी कंपनी का सेल्स ग्रो नहीं कर पा रहा है ईयर ऑन ईयर, भले ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़े बहुत नंबर्स आ जा रहे हैं, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर वो ग्रो नहीं कर पा रहा है तो लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कंपनी के साथ बने रहते हैं या नहीं, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो 19 के आसपास है एंड पीजी रेशियो 0.28 के आसपास देखने को मिल रहा है। ठीक, सो अगर हम ध्यान देंगे तो जो सभी की सभी बैंकिंग सेगमेंट्स के स्टॉक्स जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए राइट, सबके फंडामेंटल्स के हिसाब से कहीं ना कहीं से जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20 के नीचे है, इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो तो यहाँ पे 15 का देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम येस बैंक का सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जून 2023 में करीब करीब 6000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, नेट प्रॉफिट करीब 347 करोड़ रुपए के आसपास था। जून 2025 में ये बढ़ के 7600 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू हो गया एंड 800 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे ओवरऑल नेट प्रॉफिट देखने को मिला कंपनी का। इसके साथ ही साथ लेटेस्ट यहाँ पे जो भी डाटा है जून 2026 का 8052 करोड़ रुपए के आसपास नेट सेल्स एंड 1072 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिला है इस पर्टिकुलर बैंक का। तो आप ध्यान दे रहे होंगे तो 2022-3 के बाद यहाँ पे कंसिस्टेंटली कहीं ना कहीं से एक टर्न अराउंड हमें स्टोरी देखने को मिली है येस बैंक में। इनकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो कर रही है, इनके ओवरऑल यहाँ पे सेल्स या रेवेन्यू ग्रो करते हुए दिखाई दे रही है। तो जनरली बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स की एनालिसिस करते समय हमें नेट प्रॉफिट देखना चाहिए, नेट इंटरेस्ट इनकम देखना चाहिए, नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखना चाहिए, ग्रॉस एनपीए या नेट एनपीए देखना चाहिए, साथ ही साथ कैसा रेशियो के बारे में देखना चाहिए एंड ओवरऑल डिपॉजिट ग्रोथ एंड लोन ग्रोथ के बारे में जरूर से जरूर स्टडी करनी चाहिए। तो अगर आप एनालिसिस करते हैं बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स की तो जस्ट प्रॉफिट ना देखा करिए, ये भी समझिए कि प्रॉफिट किस वजह से बढ़ा है। क्या ओवरऑल कोर बैंकिंग बिजनेस सेगमेंट है जो है कंपनी का, जैसे कि बैंकिंग सेगमेंट के स्टॉक्स हैं उनका, वो स्ट्रांग हुआ है या जस्ट बिकॉज किसी अदर इनकम की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल रही है। ये स्टडी करना हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासतौर पे बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में। सो इन सभी बैंकिंग स्टॉक्स में से कौन सा ऐसा बैंकिंग का स्टॉक है जिसका कि ओवरऑल जो क्वार्टर रिजल्ट्स है वो आपको सबसे स्ट्रिंजेंट देखने को मिला, सबसे स्ट्रांग देखने को मिला, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कोई भी सवाल हो तो कमेंट करना ना भूलिए।